नमस्कार। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। एक के बाद एक अलग अलग तरह की मुश्किलें उनके सामने आ रही हैं। वो राजनीतिक मुश्किल में घिरे हैं। विपक्षी पार्टियों का जो गठबंधन बन रहा है उसमें उनके अलग थलग पड़ने का खतरा है। वो नैतिक संकट में फंसे हैं, नैतिक मुश्किल में फंसे हैं। उन्होंने 45 करोड़ रुपए अपने घर की साज सज्जा पर खर्च किए हैं, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी की जो धारणा, जो छवि बनी थी, उनकी अपनी जो आम आदमी की छवि बनी थी वो संकट में है। और तीसरे, वो भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे हैं और शराब घोटाले की वजह से एक नई मुश्किल उनके सामने खड़ी हुई है। ये तीन तरह की मुश्किलें हैं उनके सामने: राजनीतिक मुश्किल, नैतिक मुश्किल और भ्रष्टाचार का संकट, जो उनकी छवि का संकट है, और जेल जाने का खतरा जो उनके सिर पर मंडरा रहा है। सबसे पहले इसी से बात शुरू करते हैं कि उनके ऊपर शराब घोटाले की वजह से कितना बड़ा संकट आ सकता है। आज ही प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की, अपना पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में। और उसमें कई ऐसी बातें कही हैं जो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत मुश्किल बढ़ाने वाली हो सकती हैं। एक बार उनसे सीबीआई पूछताछ कर चुकी है शराब नीति घोटाले में, लेकिन वो एक मोटा मोटी वो एकदम शुरुआती पूछताछ थी जो बाकी दूसरे जो आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं उनकी पूछताछ पर आधारित थी। अब ईडी ने अपनी चार्जशीट में बहुत कैटेगरिकली कहा है, बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि अरविंद केजरीवाल के दिमाग की उपज थी नई शराब नीति। ईडी ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि जो नई शराब नीति बनी थी, जिसे अब वापस ले लिया गया है, वो असल में अरविंद केजरीवाल ने ही बनाई थी। उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था, उन्हीं की देखरेख में बनी थी। और इसके लिए उन्होंने जो अधिकारी लगाए थे वो सारे अधिकारी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ये एक बड़ा आरोप है, एक बड़ी बात है। अगर उनके कहने से बनाई गई थी नीति, और नीति बनाने के लिए जो बैठकें हो रही थी, जो शराब के कारोबारियों के साथ मीटिंग हो रही थी, जो दिल्ली के अधिकारियों की मीटिंग हो रही थी, अगर उसमें वो मौजूद थे और या फिर वो उसको मॉनिटर कर रहे थे, तो ये एक ऐसा आरोप है जिस आरोप में उनको जेल जाना पड़ सकता है। ये एक बड़ा संकट है। और उससे बड़ा संकट ये है कि जो उनके बाकी सिपा सालार हैं, जो उनके बाकी सबसे करीबी लोग हैं, उनके नाम भी इस पूरक आरोप पत्र में आ गए हैं। अब जो अरविंद केजरीवाल के नंबर 2 नेता थे, सरकार में नंबर 2 मंत्री थे, मनीष सिसोदिया, वो जेल में है। जो सत्येंद्र जैन थे वो भी बहुत करीबी और इन्फ्लुएंशियल नेता थे और काफ़ी चीज़ें मैनेज करते थे, चुनाव से लेकर के पार्टी संगठन में, आम आदमी पार्टी के लिए भी, सरकार के लिए, वो भी जेल में है। और उसके बाद अब 2 ऐसे लोगों का नाम आ रहा है जो अब तक बेदाग थे, जो अब तक बचे हुए थे, जिनका कहीं जिक्र नहीं होता था। ईडी की चार्जशीट में राज्यसभा सांसद संजय सिंह का भी नाम आया है और दूसरे राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का भी नाम आया है। राघव चड्ढा के बारे में ईडी ने बताया है कि मनीष सिसोदिया के यहाँ एक बैठक में वो मौजूद थे, और ये बात सिसोदिया के जो पीए हैं, सी अरविंद जिनका नाम बताया गया है, उन्होंने कही है कि राघव चड्ढा उस बैठक में मौजूद थे जिसमें आबकारी विभाग के पंजाब सरकार के अधिकारी भी मौजूद थे। यानी पंजाब में जो नीति लागू हुई है, शराब नीति, वो भी अभी सवालों के दायरे में आएगी, अभी नहीं आई है, लेकिन ऐसी तमाम बैठकों में राघव चड्ढा के होने की खबर आई है जिसका जिक्र किया गया है। और संजय सिंह का भी जिक्र आया है, और वो जिक्र किया है जो एक कारोबारी जो शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए हैं, दिनेश अरोड़ा, उन्होंने कहा है। और उन्होंने ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा है पूछताछ में कि संजय सिंह के साथ उनकी मीटिंग हुई थी जिसमें मनीष सिसोदिया भी थे, और उस मीटिंग के बाद उन्होंने दिल्ली के कई जो रेस्टोरेंट ऑनर्स हैं, जहां बार है, जहां शराब परोसी जाती है, उनसे कोई 82 लाख रुपए वसूल करके और मनीष सिसोदिया को दिया था। अब आम आदमी पार्टी कह सकती है, और पहले से कह भी रही है, कि सीबीआई और ईडी जो एजेंसीज हैं वो जबरदस्ती करके और दबाव डाल करके और जो गिरफ्तार लोग हैं उनसे अपने मनमाफिक बयान ले रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बयान लिए जा रहे हैं। ये बात कही जा सकती है, और ये कोर्ट में अगर कहा गया तो फिर ईडी या सीबीआई के सामने दिया गया बयान वहाँ नहीं स्टैंड करेगा। उसको फिर से नए सिरे से ये बात कहनी होगी। लेकिन अभी ये बात आई है, तो सिसोदिया गिरफ्तार हैं, सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हैं, दोनों जेल में हैं। अरविंद केजरीवाल के ऊपर तलवार लटकी है, जिनसे ये पूछताछ एक बार सीबीआई कर चुकी है, और ईडी कह रही है कि वो पूरा ब्रेन चाइल्ड था, केजरीवाल के दिमाग की उपज थी वो नई शराब नीति। और राघव चड्ढा और संजय सिंह का नाम भी इस मामले में आ रहा है। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि ये कितना बड़ा संकट खड़ा होने जा रहा है अरविंद केजरीवाल के सामने। ये खड़ा हो चुका है, इससे निपटना उनकी एक बड़ी चुनौती होगी।
वो अपने को कट्टर ईमानदार और कट्टर ईमानदार पार्टी बताते रहे हैं। अब उनके सामने ये साबित करने की चुनौती है कि वो ईमानदार हैं, वो भ्रष्ट नहीं हैं। और ये दोनों केंद्रीय एजेंसियां जिस तरह से जांच कर रही हैं, जो अभी इसके जो बातें निकल के आ रही हैं आरोप पत्र से, वो बहुत डैमेजिंग और बहुत खतरनाक दिख रही हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम के लिए, उनकी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं उन सब के लिए। दूसरा नैतिक संकट है, वो बड़ा संकट इन्होंने खुद खड़ा किया है अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए। आप अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोग या देश के लोग किस रूप में जानते हैं? अपने जो फिट आने वाली जो कमीज हो सकती है उससे 2 साइज बड़ी ओवर साइज कमीज पहनते हैं वो, और एकदम सिली हुई पैंट पहनते हैं जो काफ़ी ढीली ढाली होती है, और एक साधारण सी सैंडल, ये उनकी पहचान रही है। और काफ़ी समय तक वो मफलर बांधते थे जो उनकी एक बड़ी खास पहचान थी। तो इस तरह से उन्होंने एक आम आदमी का स्वरूप अपना पेश किया था। ये बताया था कि वो बहुत आम आदमी है, मध्य वर्ग के आदमी हैं, पढ़े लिखे हैं, IIT से पढ़े हैं और IRS उन्होंने कंप्लीट किया है, UPSC का एग्जाम पास करके, और वो आयकर अधिकारी बने थे। तो ये उन्होंने एक छवि बनाई थी जिससे मध्य वर्ग और ऐसा मोहित था, ऐसा आकर्षित था उनके प्रति कि उसकी मिसाल नहीं दी जा सकती है। हाल में किसी नेता के साथ उस तरह का आकर्षण नहीं रहा है। लेकिन अब वो छवि भंग हो गई है, क्योंकि ये खबर है और ये आधिकारिक खबर है कि उनके बंगले की साज सज्जा, उसके रिनोवेशन पर 45 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। प्रिसाइजली कहें तो 44.78 करोड़ रुपए, यानी 45 करोड़ से 22 लाख रुपए कम, इतना रुपया खर्च किया गया है उनका बंगला तैयार करने में। अब आम आदमी पार्टी ने इसके बचाव में जो तर्क दिए वो बहुत हास्यास्पद तर्क हैं। पहले तो उन्होंने एग्रेशन दिखाया और डिफेंसिव होने के बजाय उन्होंने आक्रमण को अपना हथियार बनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री 1500 करोड़ का बंगला बना रहे हैं। लेकिन वो बात जब नहीं आगे चली तो उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल ने अपने बंगले की सजावट पर 15 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उसके बाद उपराज्यपाल की तरफ से कहा गया कि उनके बंगले का दरवाजा उन्होंने कहा कि खोल दिया गया है और जिसको भी देखना है आकर के देखे कि हमने कहाँ क्या लगाया हुआ है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर यह प्रदर्शन शुरू कर दिया कि केजरीवाल भी अपना बंगला खोल करके लोगों को दिखाएं कि अब वो बंगला कैसा दिखता है। केजरीवाल की पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि वो पुराना बंगला था और काफी जर्जर था, तो उसको तोड़ करके लगभग नए तरह से बनाया गया है। फिर भी एक बंगला नए तरह से बनाने में 45 करोड़ रुपए का खर्च सामान्य से बहुत ज्यादा है, और वो किसी आम आदमी को यह हजम नहीं हो सकता है कि कोई एक घर बनाने के लिए, कोई एक बंगला बनाने के लिए सरकारी खर्च से 45 करोड़ रुपए उस पर खर्च किए जाए सरकारी खजाने से। तो इससे जो आम आदमी पार्टी की छवि थी अरविंद केजरीवाल की, वो पूरी तरह से तार तार हुई है और अब धीरे धीरे करके उसकी और बारीकियां आ रही हैं। 8-8 लाख रुपए के वहाँ पर्दे लगे हैं, कई करोड़ की टाइल्स लगी हैं और 4-4 लाख रुपए के टॉयलेट्स में सीट्स लगे हुए हैं, और कई करोड़ रुपए का 1 करोड़ 10 लाख प्रिसाइजली उतना खर्च हुआ है मॉड्यूलर किचन तैयार करने में। तो इस तरह के खर्चे का कोई सफाई नहीं दी जा सकती है। और तभी ये अनायास नहीं है कि अरविंद केजरीवाल एकदम से राजनीतिक सीन से गायब हो गए हैं। अभी कर्नाटक में चुनाव हो रहा है लेकिन वो कहीं प्रचार करने नहीं गए हैं। एक दिन वो जरूर दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दे रही खिलाड़ियों से मिलने गए थे, लेकिन वो राजनीतिक गतिविधियों से दूर है। हो सकता है सरकारी कामकाज कर रहे हों। तो ये बड़ा नैतिक संकट है। और अब ये भी खबर आई है कि उनके बंगले पर उनके 6 लोगों का जो परिवार है वो है, उनकी पत्नी है, उनके 2 बच्चे और उनके माता पिता हैं। इन 6 लोगों की देख रेख के लिए, इनके सेवा टहल के लिए 42 लोगों का स्टाफ काम करता है। ये भी खबर आई है अभी। उस 42 लोगों में 30 लोग सहायक हैं। तो इतने लोग उनकी सेवा में हैं, 6 लोगों की सेवा में। और एक औसत के हिसाब से देखें तो एक व्यक्ति पर, उनके परिवार के एक सदस्य के ऊपर 7 लोग सहायक के तौर पर काम कर रहे हैं उनके बंगले में। तो ये जो आम आदमी पार्टी का पूरा मिथक उन्होंने अपने इर्द गिर्द गढ़ा था, वो तिलिस्म टूट रहा है, वो भंग हो रहा है। और ये एक बड़ा नैतिक संकट है। जब भी अब उनके ऊपर, अब वो जैसा पहला हमने बताया कि जो एक संकट है उनके ऊपर भ्रष्टाचार का और जो जेल जाने का खतरा है, अगर वैसा कुछ होता है तो अब उनके प्रति वो सहानुभूति नहीं होगी, उस तरह की हमदर्दी नहीं होगी जैसी पहले होती। और वो हमदर्दी इसलिए नहीं होगी क्योंकि अब उनके बारे में ये धारणा बनने लगी है कि वो भी देश के किसी भी दूसरे आम नेता की तरह ही हैं जो राजनीति में पैसे कमाने और ऐश मौज करने आता है। इसके पहले जो उनकी छवि थी वो एक साधारण कपड़ों में वैगन आर गाड़ी से घूमने वाले एक साधारण व्यक्ति की थी, एक फैमिली मैन की थी, एक मिडिल क्लास के परिवार के आदमी की थी। तभी जब वो अपने को दिल्ली वालों का बड़ा बेटा बताते थे तो इस बात को स्वीकार किया जाता था।
अब वो भी किसी दूसरे आम नेता की तरह हैं जिसका मकसद राजनीति में आने का जिसका मकसद ऐश मौज करना होता है, सत्ता का सुख लेना होता है, बड़े बंगले में रहना होता है, सुरक्षा घेरे में चलना होता है और बड़ी और कई गाड़ियों के काफिले से घूमना होता है। ये उनकी अब छवि बन रही है। तीसरा जो संकट है वो राजनीतिक है और वो उनके पूरे राजनीतिक भविष्य की दिशा उनके तय करने वाला संकट है। अरविंद केजरीवाल अब तक ये कहते रहे हैं कि वो किसी विपक्षी गठबंधन में यकीन नहीं करते हैं। एक आध मौकों को छोड़ दें, जब उन्होंने जैसे नीतीश कुमार से कहा कि वो नीतीश कुमार के प्रयास में शामिल है, लेकिन उसके पहले वो कह चुके हैं कि उनका गठबंधन बना करके और भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ने में उनका कोई यकीन नहीं है। और वो कर्नाटक में चुनाव लड़ भी रहे 168 सीटों पर। और उनके जो चुनाव प्रबंधक हैं, रणनीतिकार हैं संदीप पाठक, उन्होंने भी कहा है कि आम आदमी पार्टी समान विचारधारा के वाले दलों के साथ रहना एक बात है और चुनाव अलग चीज है। वो चुनाव लड़ेंगे अपना, हर जगह चुनाव लड़ेगी उनकी पार्टी। तो ये अब तक वो कहते रहे हैं और इससे अब उनके सामने राजनीतिक रूप से अलग थलग होने का एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। जो 45 करोड़ रुपया खर्च करने से जो उनकी छवि बिगड़ी है, भ्रष्टाचार के आरोपों से जो छवि बिगड़ी है, अब उनको दूसरे राजनीतिक दलों की जरूरत थी, लेकिन अपने कारणों से, अपने राजनीतिक पहलों से, अपने चुनाव लड़ने की जिद से उन्होंने सारी राजनीतिक पार्टियों को अपने से अलग थलग किया है। कुछ पार्टियां जरूर ऐसी हैं जिनके खिलाफ वो चुनाव लड़ने नहीं जाते हैं, जैसे वो उत्तर प्रदेश में नगर निगम का चुनाव लड़ने नहीं गए। ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव के प्रति वो एक तरह की सहानुभूति दिखाते हैं, के चंद्रशेखर राव के प्रति वो सहानुभूति दिखाते हैं या ममता बनर्जी के प्रति दिखाते हैं। तो ये अगर कुछ समर्थन करें तो करें, लेकिन ओवरऑल जो राजनीतिक सिनेरियो है, जो पॉलिटिक्स है, उसमें वो अलग थलग पड़ सकते हैं अगर वो ये स्टैंड चेंज नहीं करते हैं कि वो गठबंधन के साथ रहेंगे। अगर वो हर जगह चुनाव लड़ने की जिद लिए रहते हैं कि राजस्थान में भी लड़ेंगे, मध्य प्रदेश भी लड़ेंगे, महाराष्ट्र भी लड़ेंगे, छत्तीसगढ़ लड़ेंगे, हर जगह लड़ने जाएंगे वो और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की राजनीति करेंगे, तो जो कांग्रेस के साथ की पार्टियां हैं और जो यूपीए की पार्टियां हैं या कांग्रेस की जो सहयोगी पार्टियां हैं, उनके बीच उसका जो मोर्चा बनने की संभावना है, उसमें फिर केजरीवाल के लिए जगह नहीं होगी और केजरीवाल का बचाव करने वाले दलों की संख्या बहुत कम हो जाएगी। अभी जब केजरीवाल को सीबीआई ने बुलाया था पूछताछ के लिए, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनका समर्थन किया था। उन्होंने फोन करके उनसे हालचाल जाना था और समर्थन जताया था। लेकिन केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे के खिलाफ भी उनकी सीट पर उम्मीदवार उतारा हुआ है। तो ये जो संकट है उनके सामने, राजनीतिक रूप से अलग थलग होने का, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने का और अपने बंगले की साज सज्जा पर 45 करोड़ रुपया खर्च करके और आम आदमी की छवि गंवाने का, ये तीनों संकट उनके लिए बहुत मुश्किल पैदा कर सकते हैं। और इस संकट, अगर ये संकट गहराया, जांच जिस तरह से आगे बढ़ रही है, चलती रही, तो उनकी पार्टी में कोई सेकंड लाइन भी नहीं बचेगी। वो सारे लोग फिर जेल जाएंगे या राजनीति में हाशिए पर जाएंगे। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।